नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इंतजार अभी बाकी है। नैतिक स्कूल बस से उतरकर कुछ पल स्टॉप पर खड़ा धूल उड़ाती बस को देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गई तब घर की ओर मुड़ा। चाबी उसके बैग में ही थी। ताला खोलकर वो अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 3 बज रहे थे। नैतिक ने अनुमान लगाया कि माँ लगभग 2.5 घंटे बाद आ जाएंगे और पिता 3 घंटे बाद। हाथ मुंह धोकर वो रसोई घर में चला गया। माँ खाना बनाकर रख गई थी। उसे भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन ज्यादा खाया नहीं गया। बचा हुआ खाना उसने कागज में लपेटकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। खाना पूरा न खाने पर माँ और पिता नाराज हो जाते थे। फिर वो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। जब नींद नहीं आई तो वो उठकर होमवर्क करने लगा। हिंदी अंग्रेजी का काम तो कर लिया, लेकिन गणित के प्रश्न उसे कठिन लगे। शाम को पिताजी से समझ लूंगा, उसने सोचा और खिलौने निकालकर खेलने बैठ गया। रीना दफ्तर से आकर सीधी बेटे के कमरे में गई। नैतिक खिलौनों के बीच सो रहा था। उसने उसे प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। ऋषभ जब 6 बजे लौटा तो देखा कि माँ बेटा दोनों ही सो रहे हैं। उसने धीरे से रीना को हिलाया। इस समय सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? रीना अलसाए स्वर में बोली, आज दफ्तर में काम बहुत था, पर अब तो आराम कर लिया ना। अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। मनीष ने 2 पास भिजवाए हैं, किसी अच्छे नाटक के हैं। कौन सा नाटक है? रीना आंखें मूंदे हुए बोली, आज कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अरे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सुना है बहुत बढ़िया नाटक है। अब जल्दी करो, हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना है। और नैतिक को कहाँ छोड़ें? रोज रोज कौशिक जी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। जब रीना तैयार होने लगी तो ऋषभ नैतिक के पास गया। नैतिक उठो, ये क्या सोने का समय है? नैतिक उठकर बैठ गया। पिता को सामने पाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं और तुम्हारी माँ कहीं बाहर जा रहे हैं। नैतिक का चेहरा बुझ गया। वो बोला, पिताजी मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। गणित के प्रश्न बहुत कठिन थे। आप आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कक्षा में क्यों नहीं ध्यान देता? कौशिक जी से पूछ लेना। अब जल्दी करो। नैतिक दूध पीकर कौशिक जी के घर चला गया। वो जानता था कि जब तक माँ और पिताजी लौटेंगे वो सो चुका होगा। हमेशा ऐसा ही होता था। कौशिक जी और उनकी पत्नी टीवी देखते रहते थे और वो कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघता रहता था। उनके बच्चे अलग कमरे में बैठकर अपना काम करते रहते थे। अब भला वो बात करता भी तो किससे? उसे यहाँ इस तरह आकर बैठना अच्छा ही नहीं लगता था। जब वो कौशिक जी को अपने बच्चों के साथ खेलता देखता, उन्हें प्यार करते देखता, तो उसे और भी गुस्सा आता। नैतिक अपनी कॉपी भी साथ लाया था, लेकिन उसने कौशिक जी से प्रश्न नहीं समझे और हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो घर में सन्नाटा था। रविवार को उसके माता पिता आराम से ही उठते थे। वो चुपचाप जाकर बालकनी में बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। जब देर तक कोई नहीं उठा तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ। ऋषभ झुंझलाते हुए बोला, माँ भूख लगी है। नैतिक धीरे से बोला, रसोई में से बिस्किट ले लो, थोड़ी देर में नाश्ता बना दूंगी। रीना ने उत्तर दिया। नैतिक चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। उसकी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रह गई थी। दोपहर के खाने के बाद ऋषभ और रीना का किसी के यहाँ जाने का कार्यक्रम था। वहाँ तुम्हारे दोस्त आर्यन और कृष भी होंगे। रीना नैतिक को तैयार करती हुई बोली, माँ आज चिड़ियाघर चलो ना, आपने पिछले सप्ताह भी वादा किया था। नैतिक मचलता हुआ बोला, बेटा आज वहाँ नहीं जा पाएंगे, विपिन जी से कह रखा है, अगले इतवार जरूर चिड़ियाघर चलेंगे। नहीं आज ही, नैतिक जिद करने लगा। पिछले इतवार भी आपने वादा किया था, आप मुझसे झूठ बोलती हैं। मेरी बात भी नहीं मानती। मैं नहीं जाऊंगा विपिन चाचा के यहाँ, वो रोता हुआ बोला। तभी ऋषभ आ गया। ये क्या रोना धोना मचा रखा है? चुपचाप तैयार हो जा। 4ठी कक्षा में आ गया है, पर आदतें अभी भी दूध पीते बच्चे जैसी ही हैं। जब देखो रोता रहता है। इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलौने लेकर देते हैं। मैं विपिन चाचा के घर नहीं जाऊंगा, नैतिक रोते रोते बोला। वहाँ आर्यन कृष मुझे मारते हैं, अपने साथ खिलाते भी नहीं। वो गंदे हैं, मेरे सारे खिलौने तोड़ देते हैं और अपने दिखाते तक नहीं।
वे मूर्ख हैं, उनकी माँ भी मूर्ख है, वे भी मुझे ही डांटती हैं, अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती। ऋषभ ने खींचकर एक थप्पड़ नैतिक के गाल पर जमाया। बदतमीज, बड़ों के लिए ऐसा कहा जाता है? जितना लाड़ प्यार दिखाते हैं उतना ही बिगड़ता जाता है। ठीक है, मत जा कहीं भी, चुपचाप बैठ घर पर। रीना, इसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दो। इसे बदतमीजी की सजा मिलनी ही चाहिए। रीना मेकअप कर रही थी, बोली, रहने दो ना, बच्चा ही तो है। नैतिक, अगले रविवार जहां कहोगे वहीं चलेंगे। अब जल्दी से पिताजी से माफी मांग लो। नैतिक कुछ पल पिता को घूरता रहा, फिर बोला, नहीं मांगूंगा माफी, आप भी मूर्ख हैं, रोज मुझे मारते हैं। ऋषभ ने नैतिक का कान उमेठा। माफी मांगेगा या नहीं? नहीं मांगूंगा, वो चिल्लाया। आप गंदे हैं, रोज मुझे कौशिक चाचा के घर छोड़ जाते हैं, कभी प्यार नहीं करते, चिड़िया घर भी नहीं ले जाते। नहीं मांगूंगा माफी, गंदे, थू। ऋषभ गुस्से में आपे से बाहर हो गया। तुझे मैं ठीक करता हूँ। उसने नैतिक को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। नैतिक देर तक कमरे में सिसकता रहा। उस दिन से उसमें एक अक्खड़पन आ गया। उसने अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करनी बंद कर दी। जैसा माता पिता कहते यंत्रवत कर लेता, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया वो अंदर ही अंदर घुटने लगा। 10वीं कक्षा के बाद पिता के कहने से उसे विज्ञान के विषय लेने पड़े। पिता उसे डॉक्टर बनाने पर तुले हुए थे। नैतिक की इच्छाओं की किसे परवाह थी, और माँ भी जो पिता कहते उसे ही दोहरा देती। एक दिन दफ्तर के लिए तैयार होती हुई रीना बोली, नैतिक का रिजल्ट शायद आ जाने वाला है, तुम जरा पता लगाना। क्यों, क्या नैतिक इतना भी नहीं कर सकता? ऋषभ नाश्ता करता हुआ बोला, जब पढ़ाई लिखाई में रुचि ही नहीं ली तो रिजल्ट क्या होगा? ओहो, वो तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि कुछ जल्दी। वो टिफिन बंद करती हुई बोली, तुम्हें जल्दी होगी जानने की, मुझे तो अभी से ही मालूम है, पर मैं फिर कह देता हूँ, अगर ये मेडिकल में नहीं आया तो इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। जाकर करे कहीं चपरासीगिरी मेरी बला से। तुम भी हद करती हो, एक ही तो बेटा है, यदि 2-4 होते तो। मैं भी यही सोचता हूँ, एक ही इतना सिरदर्द बना हुआ है, क्या नहीं दिया हमने इसे, फिर भी कभी 2 घड़ी पास बैठकर बात नहीं करता। पता नहीं सारा समय कमरे में घुसा क्या करता रहता है। अचानक ऋषभ उठकर नैतिक के कमरे में पहुंच गया। नैतिक अचानक पिता को सामने देखकर अचकचा गया। जल्दी से उसने ब्रश तो छिपा लिया, लेकिन गीली पेंटिंग न छिपा सका। पेंटिंग को देखते ही ऋषभ का पारा चढ़ गया। उसने बिना एक नजर पेंटिंग पर डाले ही उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये हो रही है मेडिकल की तैयारी? किसे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे या खुद को? वहां महंगी महंगी किताबें पड़ी धूल चाट रही हैं, और ये लाट साहब बैठे चिड़िया तोते बनाने में समय गंवा रहे हैं। कुछ मालूम है, आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला है। जी पिताजी, चंदन बता रहा था। नैतिक धीरे से बोला। उसकी नजर अब भी अपनी फटी हुई पेंटिंग पर थी। चंदन के सिवा भी किसी को जानते हो क्या? जाने क्या करेगा आगे चलकर, ऋषभ बोलता चला जा रहा था। रीना को दफ्तर के लिए देर हो रही थी। वो बोली, नैतिक मुझे फोन जरूर कर देना। माता पिता के जाते ही नैतिक एक बार फिर अकेला हो गया। बचपन से ही ये सिलसिला चला आ रहा था। स्कूल से आकर खाली घर में प्रवेश करना, फिर माता पिता की प्रतीक्षा करना। उसके दोस्त उन्हें पसंद नहीं आते थे। बचपन में वो जब भी किसी को घर बुलाता था तो माता पिता को यही शिकायत रहती थी कि घर गंदा कर जाते हैं, महंगे खिलौने खराब कर जाते हैं। अकेला कहीं वो आ जा नहीं सकता था, क्योंकि माता पिता को सदा किसी दुर्घटना का डर रहता था। नैतिक के कई दोस्त स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने लगे थे, पर उसके पिता ने कड़ी मनाही कर रखी थी। बस जब देखो अपनी घिसी पिटी बातें दोहराते रहते थे। हम तो 8 भाई बहन थे। पिताजी के पास इतने रुपए नहीं थे कि किसी को डॉक्टर बना सकते। मेरी तो ये हसरत मन में ही रह गई। पर तेरे पास तो सब कुछ है। और माँ सदा यही पूछती रहती थी, ट्यूटर चाहिए, किताबें चाहिए, बोल क्या चाहिए। पर नैतिक कभी नहीं बता पाया कि उसे क्या चाहिए। वो सोचता, माता पिता जानते तो हैं कि मेरी रुचि कला में है। मैं सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ, रंग बिरंगे आकार कागज पर सजाना चाहता हूँ। इसमें इनाम जीतने पर भी डांट पड़ती है कि बेकार समय नष्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। तभी चंदन आ गया। नैतिक उससे बोला, यार बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, फाइन आर्ट्स ही तो करना चाहता है ना। मेरे चाहने से क्या होता है? नैतिक कड़वाहट से बोला, मेरे पिता को तो
मानो मेरी इच्छाओं का गला घोटने में मजा आता है। चंदन उसे समझ नहीं पाता था। उसे अचरज होता था कि नैतिक उदास क्यों रहता है। स्कूल पहुंचते ही दोनों ने नोटिस बोर्ड पर अपने अंक देखे। अपने 54% अंक देखकर चंदन खुश हो गया। चलो पास हो गया, पर तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तेरे तो 65% अंक हैं। नैतिक बिना कुछ बोले घर की ओर चल दिया। वो माता पिता की होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में सोच रहा था। माँ तो निराश होकर रो लेंगी, लेकिन पिताजी, वे तो पिछले 2 वर्षों से धमकियां दे रहे थे। उसने माँ को फोन किया, चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। नैतिक रेंगती हुई घड़ी की सुइयों को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। जब 5 बज गए तो वो झट बिस्तर से उठा। उसने अलमारी में से कुछ रुपए निकाले और घर से बाहर आ गया। ऋषभ जब दफ्तर से लौटा तो रीना पर बरसने लगा। कहाँ है तुम्हारा लाडला? कितना समझाया था कि मेहनत कर ले, पर मैं तो केवल बकता हूं ना। रीना वैसे ही परेशान थी। बोली, आज उसने खाना भी नहीं खाया। कहाँ गया होगा? बिना बताए तो कहीं जाता ही नहीं है। जब रात के 9 बजे तक भी नैतिक नहीं लौटा तो माता पिता को चिंता होने लगी। 2-3 जगह फोन भी किए, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। नैतिक के कोई ऐसे खास दोस्त भी नहीं थे जहां इतनी रात तक बैठता। 11 बजे ऋषभ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया। रीना ने सब अस्पतालों में भी फोन करके पूछ लिया। सारी रात दोनों बेटे के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन नैतिक का कुछ पता न चला। रीना की तो रो रो कर आंखें दुखने लगी थी और ऋषभ तो मानो 10 दिन में ही 10 वर्ष बूढ़ा हो गया। एक दिन नैतिक की अध्यापिका रीना से मिलने आई तो अपने साथ एक डायरी भी ले आई। एक बार नैतिक ने मुझे ये डायरी भेंट में दी थी। इसमें उसकी कविताएं हैं। आप ये रख लीजिए, पढ़कर आपके मन को शांति मिलेगी। रीना ने डायरी ले ली, लेकिन वो यही सोचती रही, नैतिक कविताएं कब लिखता था? मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा। शाम को जब ऋषभ आया तो रीना बोली, ऋषभ, क्या तुम जानते हो कि नैतिक न केवल सुंदर चित्र बनाता था, बल्कि बहुत सुंदर कविताएं भी लिखता था। हम अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानते थे। हम उसे केवल एक रेस का घोड़ा मानते रहे, पर इस कोशिश में हम ये भूल गए कि उसके अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। हम अपने सपने उस पर थोपते रहे और वो मासूम उनके बोझ तले दबता रहा। ऋषभ ने रीना से डायरी ले ली और बोला, आज मैं चंदन से भी मिला था। वो तो तुम्हें कतई नापसंद था, रीना ने हैरान होकर कहा। बड़ा प्यारा लड़का है, ऋषभ रीना की बात अनसुनी करता हुआ बोला। उससे मिलकर ऐसा लगा मानो नैतिक लौट आया हो। रीना, नैतिक मुझे जान से भी प्यारा है। अगर वो लौट कर नहीं आया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऋषभ की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नहीं ऋषभ, रीना दृढ़ता से बोली, नैतिक आत्महत्या नहीं कर सकता। जो इतने सुंदर चित्र बना सकता है, इतनी सुंदर कविताएं लिख सकता है, वो जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, हमने उसे समझने में जो भूल की, वो हमें उसकी सजा देना चाहता है। ऋषभ भरे गले से बोला। ऋषभ और रीना के लिए हर दिन अब एक इंतजार बन गया था। घर का सन्नाटा और नैतिक का खाली कमरा जैसे एक दर्दनाक सवाल बनकर हर पल उनके सामने खड़ा रहता। क्या हम उसे कभी वापस देख पाएंगे? एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। ऋषभ और रीना हड़बड़ाते हुए भागे। उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास के साथ दरवाजा खोला, लेकिन सामने पोस्टमैन था। उसने एक लिफाफा पकड़ाया। लिफाफे पर नैतिक की लिखावट थी। रीना ने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगी। माँ, पापा, जब से मैंने होश संभाला है तब से सिर्फ आपकी उम्मीदों के पीछे भागता रहा हूँ। मेरे बचपन को आपने कभी नहीं समझा, मुझे कभी समय नहीं दिया, ना ही कभी मुझसे प्यार किया। सोचा ही नहीं कि मेरी भी कोई मंजिल हो सकती है। मुझे कभी शिकायत नहीं थी आपके सख्त प्यार से, पर मेरे सपने भी आपकी तरह ही सच्चे थे। बस उन्हें आपने कभी देखा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं इतनी दूर चला आया हूँ, पर मुझे अब अपनी पहचान बनानी है, अपने रंगों और शब्दों के साथ। आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि एक दिन जब मेरी तस्वीरें या कविताएं आपकी नज़र से गुजरें तो बस एक बार गर्व से कह सकें, ये हमारा बेटा है। मैं लौटूंगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानता, पर इतना यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ भी रहूंगा खुश रहूंगा। लिफाफे में एक छोटी सी पेंटिंग भी थी। एक बेंच पर बैठा एक अकेला बच्चा आसमान की तरफ देखता हुआ। नीचे लिखा था, इंतजार अभी बाकी है। रीना फूट फूट कर रोने लगी। ऋषभ ने चुपचाप पेंटिंग को दीवार पर टांग दिया।
शायद इस उम्मीद में कि एक दिन दरवाजे की घंटी बजेगी और इस बार दरवाजे पर उनका बेटा खड़ा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।